अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी 15% तक बढ़ा दी गई। इंडिया की हुकूमत ने गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर टोटल 15% कर दी है। ज़राए के मुताबिक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 10% तक इंक्रीज किया गया है, जबकि इसके साथ 5% एग्रीकल्चरल सेस भी इम्पोज किया गया है। इस तरह गोल्ड और सिल्वर पर टोटल ड्यूटी अब 15% हो गई है। हुकूमत का मकसद कीमती धातों की खरीदारी को डिस्करेज करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बचत करना है। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन के सबब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ऑयल और गैस इंपोर्ट्स पर ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च हो रही है। इस तनाज़ुर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की थी कि 1 साल तक गोल्ड खरीदने से गुरेज करें, नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल से बचें और फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल में कमी लाएं। हुकूमत का कहना है कि इस मेजर्स का मकसद इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को फ़रोग़ देना और मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को मजबूत बनाना है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने नासिक से हिरासत में लिए गए शख्स को कस्टडी में ले लिया। नीट पेपर लीक केस में इन्वेस्टिगेशन ने नया मोड़ ले लिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नासिक पुलिस के जरिए डिटेन किए गए एक शख्स को अपनी कस्टडी में ले लिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक सस्पेक्ट से पूछताछ की गई ताकि पेपर लीक नेटवर्क और इसमें शामिल अफराद के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके। इसके साथ ही लातूर के एक पेरेंट ने भी इस मामले में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें एग्जाम प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर सवालात उठाए गए। हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रेन और बस से सफर करूंगा, गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और ऑस्टेरिटी अपील की हिमायत करते हुए कहा है कि वो अब हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रेन और बस से सफर करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हर जिम्मेदार शख्स को मिसाल कायम करनी चाहिए और अननेसेसरी खर्चों से बचना चाहिए। गवर्नर के मुताबिक पब्लिक रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल और सिंपलिसिटी का रवैया नेशनल इंटरेस्ट के लिए अहम है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि अगर लीडरशिप खुद ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाए तो इसका पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंचता है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्ते। आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वैश्विक संकटों और पश्चिम एशिया के चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 7 प्रमुख अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान केवल एक अपील नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच है। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को शिरोधार्य करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त Z+ सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में
मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाएं। सभी शिक्षक और विद्यार्थी पेट्रोल डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल, इलेक्ट्रिकल वाहन या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी मेरा आग्रह है कि सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करें और अपने जिले में ईंधन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उर्वरकों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने हेतु मैं सभी किसान भाइयों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करता हूं। आइए हम सब वोकल फॉर लोकल को अपने जीवन में अपनाएं एवं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और भारतीय मुद्रा को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि लोक भवन के समस्त स्टाफ और कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री जी की अपीलों को आत्मसात करते हुए कई छोटी बड़ी पहल शुरू की हैं। याद रखें, हमारे द्वारा बचाई गई ईंधन की एक एक बूंद और एक एक रुपया भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगा। यदि हम थोड़ा सा त्याग करेंगे तो कल भारत अधिक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के आर्थिक आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प को साकार करें और इसे सिद्धि तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। ग्लोबल टर्मोइल के दौर में इंडिया को हर सूरत प्रिपेयर्ड रहना होगा। दानिश आज़ाद अंसारी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑस्टेरिटी अपील की हिमायत करते हुए कहा है कि ग्लोबल टर्मोइल के इस दौर में इंडिया को हर सूरत प्रिपेयर्ड रहना होगा। बादजा उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ते हुए टेंशन्स और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के तनाजुर में मुल्क को डिसिप्लिन और रिसोर्स एफिशिएंट अप्रोच अपनानी चाहिए। अंसारी के मुताबिक ऑस्टेरिटी मेजर्स का मकसद नेशनल प्रिपेयर्डनेस को मजबूत बनाना और रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश हित सर्वोपरि रख के और देश को एक परिवार मानते हुए देश को हम कैसे आगे ले जाएं, इसके लिए बड़ी गंभीरता और ईमानदारी से काम किया है। खासतौर पे वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें भारत अपनी तैयारी बना के रखे, ये बहुत जरूरी है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है देश से, ये उनके विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है कि भविष्य में जो चैलेंजेस आ सकते हैं उन संभावित चैलेंजेस के लिए पहले ही से हमारा देश तैयार रहे। ये बहुत एक अच्छा कदम है, ऐतिहासिक कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है। ये आह्वान ये देश हित के लिए है। और खास बात हमने देखी है जो खास तौर पे जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश से कोई आह्वान करते हैं देश के विकास से संबंधित, तो पूरा देश एकजुट होकर मोदी जी के उस आह्वान पे आगे बढ़ता है। आज उत्तर प्रदेश में भी जो मोदी जी का आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संजीदगी से मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम सबको अब हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, इनका सदुपयोग हमारे डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कैसे हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो कई ऐसी चीजें होती हैं जिनकी अगर हम बचत करें तो हमारे रिसोर्सेज की बचत होगी, जिससे निश्चित तौर पर हमारे विकास को गति मिलेगी। हम जो मीटिंग्स करते हैं वो ऑनलाइन करें, वर्चुअल करें, वीसी के माध्यम से करें, ये बहुत जरूरी है। और खास तौर पे ईंधन की बचत कैसे हो, ये बहुत जरूरी है कि हम ईंधन की बचत कैसे करें। ये सबको ही को, हम सभी लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए ईंधन की बचत कैसे करें, एनर्जी की बचत कैसे करें, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर पे जिस तरीके से विदेश या कहीं से भी पर्यटन से जुड़ी कोई यात्रा हो, उसमें भी हम किस तरीके से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आवश्यक जो यात्रा हो वही करें,
अनावश्यक ऐसी यात्राएं या ऐसी यात्रा जिसको टाला जा सकता है उन यात्राओं पे भी हम कटौती करें। साथ ही साथ परचेजिंग जो हम जैसे हम बालासूर में इंसाफ के लिए खानदान ने खातून की लाश साइकिल पर 15 किलोमीटर तक ले गए। बालासूर में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक फैमिली ने एक खातून की डेड बॉडी साइकिल पर रख कर तकरीबन 15 किलोमीटर तक सफ़र किया ताकि पुलिस स्टेशन पहुंचकर केस दर्ज कराया जा सके। फैमिली का कहना है कि ये एहतजाजी कदम उन तमाम मुलजिमों के फ़ौरन गिरफ्तारी का मुतालबा करने के लिए उठाया गया जो एक तशद्दुद लैंड डिस्प्यूट में एलिजिडली शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी ज़मीन तनाज़े के दौरान खातून की मौत वाक़ हुई, जिसके बाद घर वालों ने इंसाफ के लिए ये गैर मामूली प्रोटेस्ट किया। ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने वक्त पर मुनासिब एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें डेड बॉडी के साथ प्रोटेस्ट करना पड़ा। उसके बारे में मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है लोकल हेल्थ स्टाफ, पुलिस और लोकल तहसीलदार बीडीओ से, जो फैमिली है उनको एम्बुलेंस दिया गया था। वहाँ पे लोकल पुलिस ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। उसके बाद भी जो विजुअल्स आए हैं उस सब के लिए पुलिस को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया है डिटेल इंक्वायरी करने के लिए। और जब भी ऐसी कोई केस होती है, डेथ केस होती है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या गवर्नमेंट की जो अन्य स्कीमें होती है, इससे इमीडिएटली एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाता है। इस केस में भी प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद भी जो भी इशू है उसको लेके पुलिस इंक्वायरी के लिए बोला गया है और हम लोग सब समय पे प्रयास वही रहेगा कि जहाँ पे भी ऐसा डेथ केस होता है फैमिली को इमीडिएटली एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए। और जैसे मैंने बोला, इस केस में जो भी इंक्वायरी होगा हम लोग। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान पर भरोसा न करने का मशवरा दिया। लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान को वार मेडिएशन के लिए ट्रस्ट न करने का मशवरा दिया। उन्होंने ये बयान उन रिपोर्ट्स के बाद दिया है जिनमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने ईरान को अपने एयर बेसिस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट पार्क करने की इजाज़त दी। ग्राहम ने कहा, अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो हमें मेडिएशन के लिए किसी और ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ऑफिशियल्स ने दावा किया है कि ईरानियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयरफील्ड पर मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान ने इन रिपोर्ट्स को मिसलीडिंग और सेंसेशनलाइज्ड करार दिया है। Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General Kane? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations in Pakistan's role. Secretary Hexton, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft in Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in the people. middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. एम्स दिल्ली की टीम कोटा में मैटरनल डेथ्स की जांच करेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली की एक स्पेशल टीम कोटा में रिपोर्टेड मैटरनल डेथ्स की जांच के लिए भेजी जा रही। ये टीम मेडिकल रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स का डिटेल में रिव्यू करेगी ताकि डेथ्स की असल वजह का पता चलाया जा सके। ओम बिरला, जो कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने ऑफिशियल्स को हिदायत दी है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और मेडिकल प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल दरामद का यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हेल्थ सिस्टम में ज़रूरी सुधार और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए।
कुनो नेशनल पार्क में 4 चीता क्यूब्स मुर्दा पाए गए हैं। कुनो नेशनल पार्क में एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां तकरीबन 1 महीने पहले पैदा होने वाले 4 चीता के बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक बच्चों की कारकासस पार्शियली डेवोड हालत में मिली है, जिससे अंदेशा जाहिर किया जा रहा कि उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो सकता है। अथॉरिटीज ने बताया कि एग्जैक्ट काउज और डेथ का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन और वेटरनरी एग्जामिनेशन की जा रही। ये वाकया चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा, क्योंकि कोनो नेशनल पार्क में चीता पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए मुसलसल एफर्ट्स किए जा रहे हैं। पीएम की ऑस्टेरिटी अपील पर ज्वेलरी इंडस्ट्री का इजहार तशवीश। ज्वेलरी इंडस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने की अपील पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर को टारगेट करना मुनासिब नहीं। उनके मुताबिक अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स लागू किए जा रहे हैं तो ये तमाम इंडस्ट्रीज पर बराबर अप्लाई होने चाहिए। बिजनेस लीडर ने कहा है कि ज्वेलरी सेक्टर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इस इंडस्ट्री को अलग से हाईलाइट करना अनफेयर परसेप्शन पैदा कर सकता है। जिन्होंने शादी के लिए लेना है, घर में शादी है, बेटी को देना है, तो हमारे कस्टम्स ऐसे हैं, तो दे पीपल वुड बी बाइंग। तो पीएम मोदी जी ने ठीक है अपने हिसाब से दिया था, देश की इकोनॉमी के हिसाब से, कि वो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है बाहर नहीं जाए। बट इंडियन सोसाइटी वो तो गोल्ड बाय करेगी तो ठीक है, वुड नॉट मेक दैट मच एन इम्पैक्ट, बट सर्टेनली कमिंग फ्रॉम हेड ऑफ द स्टेट इट वुड इम्पैक्ट। मेरा ये पूछना है सवाल कि अगर देश हित में ही हम बात कर रहे हैं तो क्या हम गाड़ी वालों को, कार मैन्युफैक्चरर्स को 1 साल के लिए गाड़ी नहीं बनाने से रोक सकते हैं? कितने रिसोर्सेज इसमें लग रहे हैं, कितना प्रदूषण इससे हो रहा है, कितना ट्रैफिक इससे हो रहा है, हम उस चीज़ में भी तो ये पहल ले सकते हैं। सोने ने आज दिन तक देश का हित ही किया है, भले ही हमारा फॉरेक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है, वेस्ट होता है, आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा है हमारी, बट अल्टीमेटली गोल्ड ने हिंदुस्तान को कई दफ़ा बचाया है। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और अगर साल भर तक अगर कोई ज्वेलरी ना खरीदे तो निश्चित तौर पे जो एक 60 लाख कारागिर पूरे देश भर में है वो क्या करेंगे? उनका एक बड़ा एक जीवन मरण का प्रश्न आ जाएगा। 40 लाख ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है टू ज्वेलर्स, जैसे कि सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स, ये लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो कहाँ जाएंगे? प्लस इसके साथ ये इंडस्ट्री 70% तक के महिलाओं को रोजगार देता है हमारे यहाँ। इस व्यवसाय को एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला है 1 साल तक सोना एकदम ना खरीदें, तो ये तो हमारे व्यवसाय वाले जितने भी लोग हैं, कारीगर हैं, वो तो सब मर जाएंगे। 1 साल तक पूरे ना खरीदे नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। उन्होंने हमें इस तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि आप इस तरीके से इस काम को करिए ताकि ये सोनार जो है वो जिंदा भी रहे। अब सोनार थोड़े मोड़े नहीं है इस देश में, अच्छा खासा जीएसटी सरकार को जाता है उससे, तो इस तरीके से बोलना मुझे सही नहीं लगता। शदीद गर्मी और ह्यूमिडिटी के बावजूद गोवा बीचेस पर टूरिस्ट का रश बरकरार। गोवा के मशहूर बीचेस पर शदीद गर्मी और हाई ह्यूमिडिटी के बावजूद टूरिस्ट का रश लगातार देखने को मिल रहा। टूरिस्ट ने वेदर कंडीशन के देखते हुए अपने शेड्यूल एडजस्ट कर लिए हैं और ज़रूरी प्रिकॉशन के साथ हीट को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे। सुबह जल्दी और शाम के वक्त बीच एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही, जबकि दिन के गर्म आवर्स में लोग शेडेड एरियाज, कोकोनट वाटर और कूलिंग ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं। विजिटर्स का कहना है कि थोड़ी प्लानिंग और प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ गोवा की ट्रिप का मज़ा अब भी पूरी तरह से लिया जा सकता है। 3 दिन हुए हमें यहाँ आए हुए, बाय रोड आए हम लोग। कैसा चल रहा है आपका ट्रिप यहाँ पे गोवा में? अच्छा है, बट दिन में बहुत गर्मी है। नाइट लाइफ के लिए अच्छा है अभी। तो हीट ज़्यादा है? हाँ, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? सनस्क्रीन,
बहुत सारी आधी आधी ट्यूब खाली कर करके। हम मिड में की तरफ अभी हम पहुंच रहे हैं। तो जनरली जो गोवा का जो टेम्परेचर इस टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहता है वो 34 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहता है। साथ ही जो मिनिमम टेम्परेचर जो रहता है वो 27-28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। सो अभी जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है लास्ट 2 और 3 डेज में और जो आगे भी एक्सपेक्टेड है वो जो रेंज है वो 35 to 36 डिग्री सेल्सियस में है। जो डिस्कम्फर्ट हमको महसूस हो रहा है वो जनरल आफ्टर मींस लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन में हो रहा है। उसके रिगार्डिंग एडवाइजरीज आर इशू किया हुआ है। मालदा बॉर्डर के देहातियों ने फेंसिंग काम मुकम्मल करने के फैसले का खैर मकदम किया। वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर विलेजेस के रेसिडेंट्स ने नई हुकूमत के बॉर्डर फेंसिंग वर्क को कंप्लीट करने के इनिशिएटिव का खैर मकदम किया है। सरहद के करीब रहने वाले लोगों का कहना है कि इस अनाउंसमेंट के बाद उन्हें बेहतर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की उम्मीद नज़र आ रही। रेसिडेंट के मुताबिक फेंसिंग ना होने की वजह से इलीगल क्रॉसिंग्स, इन्फिल्ट्रेशन और एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर डिस्प्यूट्स अक्सर पैदा होते रहे हैं। लोकल विलेजर्स ने कहा है कि मुकम्मल फेंसिंग से न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी ज़्यादा पुरअमन और महफूज हो जाएगी। वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश की तकरीबन 2217 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है, जिसमें से करीब 569 किलोमीटर हिस्सा अब तक अनफेंस्ड है। আজকে আমরা প্রথম দিনই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফ এর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। होगा नहीं। और वो हमारा जो सरकार आया शुभेंदु अधिकारी वो इधर सभा किया, वो 45 दिन का अंदर में जो हो जाएगा तो तारबंदी बंद हो जाएगा। तो आप तो यहाँ के मेंबर है, हाँ, तो कैसा फीलिंग हो रहा है आपको अभी? हमारा बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारा नया सरकार आया, डबल इंजन का सरकार बन गया हमारा। और तो शुभेंदु अधिकारी अच्छा है और हमारा सबको अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है। ये फेंसिंग हो जाएगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। जितना जल्दी फेंसिंग होगा उतना ही अच्छा लगेगा। हमारा श्री शुभेंदु अधिकारी बता दिया ये जल्द से जल्द ये तरबंदी हो जाएगा। बालोद छत्तीसगढ़ में सेवरेज पाइपलाइन का काम के दौरान मिट्टी धंसने से 3 मजदूर जाँ बहक। छत्तीसगढ़ के बालोद डिस्ट्रिक्ट में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां सेवरेज पाइपलाइन के काम के दौरान मिट्टी अचानक धंस गई, जिसके नतीजे में 3 लेबरर्स जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर ट्रेंच के अंदर काम कर रहे थे जब जमीन का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया और वो उसके नीचे दब गए। रेस्क्यू टीम्स को फौरन स्पॉट पर बुलाया गया और रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लोकल अथॉरिटीज़ ने बताया कि इंजर्ड या ट्रैप्ड वर्कर्स को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। ये सीवरेज लाइन जो डैमेज हो गया था, उस डैमेज पाइप को चेंज करने की कार्रवाई चल रहा था और चेंज करने के दरमियान ये जो पुराना पाइप निकाला जा रहा था और नया पाइप डाला जा रहा था, उस दरमियान देखा गया कि उसके ऊपर भी एक नगर पालिका का पाइप है जो फ्रेश वाटर के लिए लगाया गया था। तो इसमें जो चेन माउंटेन मशीन जो काम कर रहा था उसका चेन टूट गया, उसकी वजह से अनबैलेंस हो गया और पाइप में थोड़ा मूवमेंट हो गया। उसके चलते जो नगर पालिका का जो पाइप था ना, वहाँ पर से वो भी पाइप गिर गया और मिट्टी भी वहाँ से भसक गया, जिसमें 3 मजदूर वहाँ पर दबे। मंदसौर में मटका आइसक्रीम खाने से 8 बच्चे बीमार। मध्य प्रदेश के शहर मंदसौर में एक अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ, जहां मटका आइसक्रीम खाने के बाद 8 बच्चे बीमार हो गए। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों ने एक वेंडर से आइसक्रीम खरीदी थी, जिसके बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द और वीकनेस की शिकायत होने लगी। सभी अफेक्टेड बच्चों को फौरन करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट जारी। डॉक्टर्स का कहना है कि
इनिशियल सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग से मैच करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट काउज की कंफर्मेशन लैब रिपोर्ट्स के बाद होगी। अथॉरिटीज़ ने स्टॉल से सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है कि आखिर कंटामिनेशन किस वजह से हुआ है। इस वाक़े के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड सेफ्टी चेक्स को भी तेज़ कर दिया है ताकि ऐसी इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। आइसक्रीम खाई थी और 2 बजे आए थे, हो जाता है पहुंच करते हैं लोग ये आइसक्रीम खाई, 10 वाली आइसक्रीम खाई और 7-8 बच्चों को एकदम अस्पताल गए जो बताया जा रहा है उनका कह रहा है कि आइसक्रीम खाई थी तो हो सकता है इन्फेक्टेड हो सकता है, कुछ अदर चीज हो सकती है। उसके लिए जांच अधिकारी वगैरह को हमें सूचना दी और जो फूड इंस्पेक्टर है उनको उनके लिए भी सूचना दी कि वो जांच करी जाए, सैंपल लेके क्या कारण रहा उसकी जांच की जाए। पेपर लीक रोकने के लिए स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट होंगे, बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष का बयान। बंगाल मिनिस्टर दिलीप घोष ने नीट एग्जाम के कैंसलेशन और क्वेश्चन पेपर लीक के मसले पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। दिलीप घोष ने एम्फेसाइज किया है कि स्टूडेंट्स की मेहनत और फ्यूचर के साथ किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक नीट जैसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करना गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद एजुकेशन सिस्टम पर सवालात उठ रहे, जबकि अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शंस पर काम कर रहे। नहीं, इस प्रकार परंपरा सा चल रहा था सब जगह क्वेश्चन लीक होना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बंगाल में, सब जगह होता था, बाकी जगह भी कई जगह हुआ है। बंगाल में तो हम लोग ये सब करने नहीं देंगे, उसका यथाविधि व्यवस्था होगा और चलेगा। इंडिया पीस लविंग है, वार हमेशा सॉल्यूशन नहीं, तेलंगाना बीजेपी चीफ रामचंद्र राव का बयान। तेलंगाना बीजेपी चीफ रामचंद्र राव ने आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसबाले के रीसेंट स्टेटमेंट पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और वार हमेशा हर मसले का सॉल्यूशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ट्रेडिशनल थिंकिंग दोनों ही पीस और डायलॉग को प्रेफर करती हैं। रामचंद्र राव के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उनका कहना था कि मॉडर्न दुनिया में डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए पीस एसेंशियल है और अननेसेसरी वार से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है और सॉल्यूशन नहीं। ये स्टेटमेंट आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसबाले के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक स्टैंस पर डिस्कशन किया था। मिस्टर दत्तात्रेय होसबाले of RSS has advised and made a statement that India should give fitting reply to Pakistan's activity in India, that is the cross-border terrorism and also infiltration. And but however, war and attacks are not the solution. Even diplomatic relations has to be maintained, and that's what Vajpayee tried to do it during his regime. I think there is a path which the BJP has always adopted. Even Narendra Modi ji also visited Pakistan and met Nawaz Sharif. However, possible India is trying to maintain good diplomatic relations with the people of Pakistan and other countries also, neighboring countries also. But the jihadi elements are trying to disturb India's peace. They are trying to attack Indian citizens, which they did in Pahalgam, and the Pulwama attack on the military. So therefore, India has always been. इसी के साथ नेहा खान को दीजिए इजाजत। हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।